नमस्कार साथियों, मित्रों, बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग ये मेरा लिंग और समाज से संबंधित समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, और क्योंकि वीडियो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी है, मैं नहीं चाहता कहीं से आप लोगों का प्रश्न छूटे। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि ज़्यादा है, लंबा है, तो इसीलिए तीसरा पार्ट भी इसका बनाना पड़ा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले वीडियो में हमने कंसेप्ट इसमें एकदम क्लियर किया था। जेंडर एंड बायोलॉजिकल, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर जो अंतर होता है वो जेंडर होता है, शारीरिक जैविक आधार पर बायोलॉजिकल होता है। तो उस पर चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने नारीवादी सिद्धांत पर दूसरे वीडियो में चर्चा किया था, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट योजना, मिशन और अभियान और अधिनियम बनाए गए थे, उस पर चर्चा की थी। अब हम देखते हैं, मैं ज़्यादा पिछला रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर अनावश्यक टाइम वेस्ट होगा। अब आते हैं, ये हमने यहाँ ख़त्म किया था दूसरा वीडियो। आईपीसी की धारा 376 का संबंध बलात्कार से संबंधित है, और 366 का भगा ले जाने से, 361 का अपहरण से संबंधित है। याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है अपहरण का संबंध किससे है, किस आईपीसी की धारा से है। 361, 60, 65, 66 दे दिया तो 61 पे लगाएंगे। भगा ले जाने का संबंध किससे है, या बलात्कार का संबंध किस धारा से है, तो हम लोग उस पर लगाएंगे 376 में। अब देखिए, जनगणना संबंधी कुछ आंकड़े हैं, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है, लेकिन 2011 की सामान्य रूप से आ गया। 2011 की बात करें तो दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी हाल फिलहाल, अभी इस वर्तमान में भारत 2011 के बाद से जो है, इस समय जो है अभी जनगणना नहीं हुई है। 21 में होनी थी, कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ये प्रस्तावित होने वाली है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम जो है, अगर 2011 के आंकड़े से पूछता है तो द्वितीय स्थान लगाएंगे, वैसे व्यावहारिक रूप से पूछता है तो भारत प्रथम स्थान पर है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो 10 साल में वृद्धि भारत की जनसंख्या में हुई थी वो 64% हुई थी। अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है 10 की वृद्धि दर पर, और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, और 10 की वृद्धि दर पर भी। साक्षरता दर 1947 में 18% भारत में लोग साक्षर थे, जबकि 2011 की जनगणना में साक्षरता दर 74 से ज़्यादा हो गई है। 74.04% साक्षरता दर है। इसमें मेल 44% साक्षर हैं और फीमेल 30% साक्षर हैं। तो याद रखिए, अक्सर पूछते हैं। वर्ल्ड की साक्षरता दर कितनी है? 84% वर्ल्ड की साक्षरता दर है। 84% विश्व साक्षर है। यानी अगर हम देखें तो हमारे भारत की जो है 10% अभी भी कम है विश्व के स्तर से। 74 इंडिया में है, विश्व में 84% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। यहाँ पर क्योंकि महिलाओं का टॉपिक है, तो महिलाओं से जुड़ा ही जनगणना में आंकड़े अक्सर करके पूछेंगे। तो आप लोग, महिलाओं की साक्षरता इंडिया की कितनी है? इंडिया में महिला कितनी है? 30%। ठीक है, कुल साक्षरता 74, जिसमें महिलाओं की संख्या 30% है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर महिलाओं की वाला राज्य है केरल। केरल में 91.88% महिलाएं जो हैं साक्षर हैं। सबसे कम साक्षरता महिलाओं की किस राज्य में है? वो राजस्थान है, जहाँ पर 52% जो है 0.66% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, लिंग अनुपात 943, याद रखिए 943, यानी 950 से 7 कम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में पाया है 1086, 1100 से 14 कम। ठीक है, या 1090 से 4 कम, 1086, 1086। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ है? केरल में है। राज्य का नाम केरल पूछ लिया जाता, पूछता कम है वैसे केरल में, कहता है नाम ही ज़्यादा पूछता है राज्य का, केरल। और सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है, 2877।
सबसे कम में इसमें संख्या अक्सर करके पूछ लेता है, हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है, सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य कौन सा है, हरियाणा कितनी है 877। अब चूँकि यूपी में लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 912 यूपी में है। तो याद रखिए हरियाणा सबसे कम, केरल सबसे ज़्यादा, यूपी 912, देश का 943। सर्वाधिक साक्षरता केरल, सबसे कम साक्षरता राजस्थान, बिहार मत लगाना, राजस्थान लगाना। और 2011 में 74% कुल है, मेल 44, फीमेल 30%, विश्व की साक्षरता 84%, 10 की वृद्धि 17.64, वार्षिक वृद्धि दर 1.64। 1947 में कितनी थी साक्षरता दर? 18%। अब देखिए कुछ संविधान के अनुच्छेद हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है, पूछा भी जाएगा। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है। क्वेश्चन पूछ लिया था विधि के समक्ष समता की बात कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, 14, 15, 16, 17, तो आप 14 लगाएंगे। या किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अंत किया गया है, तो अनुच्छेद 15। घुमा कभी कभी कुछ अनुच्छेद दे दिया, पूछ लिया अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग स्थान के आधार पर विभेद या लोक नियोजन या मानव दुर्व्यवहार, तो हम क्या लगाएंगे? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 6 चीज़ें हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, मूल वंश एक ही चीज़ है, 5 हो गई, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। हो सकता है 6 भी अलग हो उसमें, तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखिए। 15 अनुच्छेद 16 का संबंध लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता का संबंध अनुच्छेद 16 से है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिशोध की बात अनुच्छेद 23 में की गई है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिशोध। और राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व 39 से संबंधित हैं। और समान न्याय वैधानिक सहायता की बात 39 के उपभाग का से संबंधित है, समान न्याय, ठीक है। प्रसूति सहायता का संबंध अनुच्छेद 42 से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19 से संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंध अनुच्छेद 45 से है। तो आप लोग याद रखिए, शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, वो भी कितने साल तक के बच्चों की? 14 साल तक के बच्चों के लिए, वो अनुच्छेद 45। अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19। और प्रसूति सहायता 42, समान न्याय वैधानिक सहायता 39 उपभाग का, नीति निदेशक 39, दुर्व्यवहार बलात्श्रम 23, लोक नियोजन अवसर की समानता 16, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान 15 और विधि के समक्ष अनुच्छेद 14, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट ही मैंने नोट किए हैं, क्वेश्चन आता ही रहता है। अब आते हैं कुछ फेमस बुक जो है जेंडर एंड सोसाइटी से संबंधित हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में आती ही रहती हैं। पहली बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसके जो लेखक हैं वो हैं स्टुअर्ट मिल। स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड में रहते हैं। स्टुअर्ट मिल द्वारा पुस्तक लिखी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सेकंड, सिमेन द बोयर, सिमेन द बोयर, सेकंड सेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है सेकंड सेक्स, सिमेन द बोयर। उसके बाद द फेमिनन मिस्टिक, द फेमिनन मिस्टिक, बेट्टी फ्राइडन, बेट्टी फ्राइडन, इन्होंने एक संस्था बनाई थी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन 1966 में। तो द फेमिनन मिस्टिक्स किससे संबंधित है? बेट्टी फ्राइडन से संबंधित। उसके बाद कैट मिलेट को तो आप जानते हैं, फेमस नारीवादी हैं, फेमिनिस्ट हैं। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इनका संबंध किससे है? आमूल चूल रेडिकल थ्योरी से है। तो इनकी जो पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमोन द बोयर सेकंड सेक्स, कैट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, फेमिनिस्ट मिस्टिक बेट्टी फ्राइडन और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन स्टुअर्ट मिल। याद रखिए सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
फायर विद फायर, फायर विद आग के साथ आयर, आग यानी नाउमा बुल्क, नाउमा बुल्क याद रखिए, नाउमा बुल्क फायर विद फायर। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो आप जानते हैं एंजल्स की है। कभी कभी मार्क्स और एंजल्स दे दिया तो मार्क्स एंजल दोनों लगाएंगे, कभी कभी मार्क्स नहीं दिया केवल एंजल्स दे दिया ऑप्शन में तो एंजल्स लगाएंगे, कभी कभी एंजल्स नहीं दिया मार्क्स दे दिया अकेले तो मार्क्स लगाएंगे। मार्क्स और एंजल्स दोनों उसमें नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो मार्क्स एंजल्स साथ साथ आएंगे, ठीक है, तो एंजल्स किसी में। और उसके बाद है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वोल्सटनक्राफ्ट, ये बता चुका हूँ सिद्धांत में, मैरी वोल्सटनक्राफ्ट जो है कंसेप्ट में उसमें बताया है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वोल्सटनक्राफ्ट, ये बुक आपको पता ही है, ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंजल्स, फायर विथ फायर, और याद रखिए नाओमा बुल्क, ठीक है। उसके बाद जेंडर ट्रबल, जेंडर ट्रबल जूडिथ बटलर, जूडिथ बटलर की बुक है जेंडर ट्रबल। उसके बाद जो है एक हिंदुस्तान में भी हैं कुछ लोग, राम शरण शर्मा ने जो बुक लिखी है उसका नाम है स्त्री उपेक्षा का इतिहास, स्त्री उपेक्षा का इतिहास, राम शरण शर्मा। ताराबाई शिंदे जो मैंने बताया था आपको, हिंदुस्तान में ज्योतिबा फुले के बाद पहला आधुनिक नारीवादी लेख स्त्री पुरुष विभेद, जो ताराबाई शिंदे। उसके बाद आधा गांव, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा आधा गांव, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बुक है द ब्यूटी मिथ, नाओमी वुल्फ, नाओमी वुल्फ की एक और पुस्तक थी फायर विथ फायर, और ये दूसरी बुक है द ब्यूटी मिथ, याद रखिए ब्यूटी मिथ नाओमी वुल्फ। उसके बाद द फीमेल एनरच, द फीमेल यूनक, द फीमेल यूनक जर्माइन ग्रीर, जर्माइन ग्रीर, इंग्लिश नाम याद रखिए जर्माइन, GERMAINE, और ये ब्यूटी मिथ नाओमी NAOMI वुल्फ, कभी कभी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है इसीलिए आप लोग इंग्लिश को नाओमी NAOMI वुल्फ, और ये जर्माइन ग्रीर याद रखिए। सिस्टर आउटसाइडर, सिस्टर आउटसाइडर बहुत इम्पोर्टेंट है, आद्रे लॉर्डे, आद्रे लॉर्डे AUDRELORDE, आद्रे लॉर्डे, ठीक है, सिस्टर आउटसाइडर। तो देखिए सारी बुक्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं, द फीमेल यूनक, जर्माइन ग्रीन, सिस्टर आउटसाइडर, आद्रे लॉर्डे, ब्यूटी मिथ नाओमी वुल्फ, स्त्री पुरुष ताराबाई शिंदे, स्त्री पिक्चर राम शरण शर्मा, जेंडर ट्रबल जूडिथ बटलर, विंडिकेशन मैरी वोल्सटनक्राफ्ट, ओरिजिन ऑफ एंगल्स, फायर विथ फायर नाओमा वुल्फ, सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट, फीमेल मिस्टिक बेट्टी फ्राइमन, सेकंड सेक्सम इन द वर्ल्ड, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी महिलाओं के लिए कुछ काम किया गया, तो इसमें पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है 1975 को मनाया गया, 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब से मनाया गया, कब मनाया गया, 75, 76, 77, 78, 1975 लगाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब था, 1975 से 85, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1975 महिला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 75 से 85। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 से, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की बात आती तो 8 मार्च तो भूलना ही नहीं है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001। अंतर्राष्ट्रीय महिला, चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जीवन से संबंधित है ये। अब आते हैं कुछ जो महिलाओं के लिए सामाजिक संगठन बने थे, उन्होंने कुछ काम किए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने काम किया था, महिला सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किस समाज को जाता है, 4 ऑप्शन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या XYZ, कोई भी, तो हम लगाएंगे ब्रह्म समाज को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे।
महिला सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय ब्रह्म समाज को जाता है, 1828। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में मुंबई में हुई। किसने की? दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदू धर्म में सुधार इनका उद्देश्य था और इसी के माध्यम से इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया। तो कब हुई? 1875। कहाँ हुई? मुंबई में। किसने की? इसने, ठीक, आर्य समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की 1867 में मुंबई में की थी। इनका उद्देश्य था समाज में समानता लाना, महिलाओं पुरुष जाति के आधार पर जो विभेद है उसको समाप्त करना, धार्मिक सुधार इनका उद्देश्य रहा। आत्मानंद पांडुरंगा, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, इनका स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1 मई 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपने जो गुरु थे या जो जिसको मानते थे उन्हीं के नाम के ऊपर उन्होंने इसकी स्थापना की। और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? मानवता के उत्थान और समाज की सेवा करना, ठीक है। तो चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप उसको अच्छे से याद करिए। अब आते हैं कुछ चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वुमेन सोसाइटी से, जैसे ग्लोरिया स्टीनम, ये अमेरिकी नारीवादी हैं। इनको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नारीवादी माना जाता है। महिला मुक्ति आंदोलन में उनके काम के लिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नारीवादी आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन का संबंध किससे है? ग्लोरिया स्टीनम से है, अमेरिका की हैं और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नारीवादी। कैट मिलेट आमूलचूल परिवर्तनवाद से संबंधित है, जबकि ये पूछा जाता है तो ग्लोरिया स्टीनम दुनिया की प्रसिद्ध नाम आता है तो ग्लोरिया स्टीनम लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा नारीवादी, प्रमुख नारीवादी हैं तो वो कैट मिलेट है, ठीक है। न्यूजीलैंड वह देश है जिसमें सबसे पहले महिलाओं को मत अधिकार दिया गया है। यानी जो सरकार बनने के लिए चुनाव होते हैं उसमें जो सबसे विश्व में महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड जो है पहला देश है जिसने चुनाव में महिलाओं को मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में महिलाओं को मताधिकार देने का सर्वप्रथम जो बना कानून वो 1919 का अधिनियम था। 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही महिलाओं को अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई। याद रखिए, 1919 भारत में सर्वप्रथम मत अधिकार का प्रयोग किया गया महिलाओं के द्वारा। अब आ जाता है क्वेश्चन, भारत में कार्यशील महिलाओं की श्रेणी कौन सी है? यानी महिलाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके भाग कितने हैं? 3 भाग हैं। 3 भागों में बांटा गया है। तो घरेलू कार्यशील महिलाएं पहला, दूसरा नौकरी पेशी वाली महिलाएं, तीसरा श्रमिक महिलाएं, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि भाई कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में कौन कौन से भाग हैं या कौन से भाग नहीं हैं? 4 दे दिए, 3 ये दे दिए, चौथा कोई और दे दिया, नहीं पूछ रहा है तो उसमें लगा देंगे उसको, या 4 दे दिए, तीनों में से कोई एक दे दिया, कौन सा उससे संबंधित है महिलाओं के भाग से, तो इसमें जो भी होगा वो लगाएंगे आप। नाओमा जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते वाला स्टेटमेंट है। नौबा ने बोला था औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, याद रखिए। अब आ जाते हैं, भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक योग्य पेशेवर औरतें कहाँ हैं? तो भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा योग्य पेशेवर औरतें हैं। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा योग्य पेशेवर औरतें भारत में। और भारत में अमेरिका से भी अधिक औरतें डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक और प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये मत समझना अमेरिका जो है बड़ा देश है तो वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स भी महिलाएं ही होंगी या सर्जन। भारत में है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो भाई इसलिए डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक, प्रोफेसर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कहीं हैं तो भारत में है। और सबसे अधिक कामकाजी औरतें भी भारत में ही हैं विश्व में, ठीक है। तो तीनों श्रेणियाँ याद रखिए, सबसे अधिक कामकाजी भी भारत में हैं, सबसे योग्य पेशेवर भारत में हैं, सबसे अधिक डॉक्टर महिलाएं भी भारत में हैं, ठीक है।
अब आ जाइए, एक स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। विश्व का कल्याण तभी होगा जब महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है, समाज पंछी है और इसके सब पक्षी के दो पंख होते हैं, तो यहाँ पर दो पंख, एक महिला एक पुरुष हो गया। अगर पुरुष एक पंख है तो अगर पुरुष ही आगे रहेगा तो एक पंख से पक्षी जैसे नहीं उड़ सकता, ऐसे दिन समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज पक्षी रूपी है और उसका एक पंख जो है पुरुष है और एक पंख महिला है। तो याद रखिए स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का, महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा जब तक विश्व कल्याण नहीं होगा। लैंड इसके थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट। उसके बाद एक स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का भी है। बोले हैं, आप किसी देश की स्थिति वहाँ की महिलाओं को देखकर जान सकते हैं वह देश कैसा है, कितना उन्नति कर रहा है, कितना प्रगति कर रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट बोला है उन्होंने, देश की स्थिति वहाँ की महिलाओं को देखकर जान सकते हैं। तो साथियों मित्रों, मैंने बहुत कुछ अपने इस नोट्स में कवर करने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिले। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, नहीं भी लगा है, तब भी कुछ कमेंट करिए और बताइए आपको कैसा लगा, क्या सुधार आप चाहते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब में करने में कुछ नहीं हमारा जाता है, बस केवल ये है कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास यूट्यूब पे आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन से ही पैसा नहीं लगता है उसमें, सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर भी कीजिए। कुछ मित्र आपके हों जो भी साथी तैयारी कर रहे हों पेपर की, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।